वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो हम बात कर लेते हैं आज इंटर एग्जामिनेशन 2025 के अनुसार से ये क्वेश्चन मॉडल सेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि 6 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है। वहाँ से हम डाउनलोड करके इस क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंटर पे एग्ज़ाम का, वो सारे आपको एनालिसिस कर लेने हैं, फुल डिस्कस करके आपको याद कर लेना है। और ये मॉडल सेट जो अंतिम है बिहार बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे आपको एक एक बगल से हम एनालिसिस करा देते हैं, सबको नोट कर लेना है। एक बगल से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हूबहू क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है, याद कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से क्या होता है, इसको याद हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसको बिना समय को गवाए। और करना क्या है, कितना स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए देता है। तो स्टूडेंट सब करते क्या है, 1 से 50 तक में ही सही गलत जो हुआ वो सही करके, यानी कि सही हो गलत हो वो टिक करके रंग के आते हैं। लेकिन वो वैसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, 1 से लेकर 100 तक में क्वेश्चन को चुन चुन के जो आपको ठीक लगे, वो आपको 50 क्वेश्चन को सही सही रंग लेने हैं कॉपी में। याद रखें, 50 क्वेश्चन का आंसर सही से रंग देना है। अगर 100 दिया है, 50 कहता है, तो आपको 100 तक में अटेम्प्ट करके आपको सही कर लेने हैं। या एक दो क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा भी रंग दिए हैं, ज़्यादा रंग दिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही हो 50 हो गया तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करना है कि 50 100 तक में आपको टच करके 50 सही कर लेने हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हो 5 नंबर का कम से कम एक पेज में लिखना है, एक पेज होना चाहिए। और एक पेज में कम से कम 2 बार पैराग्राफ चेंज होना चाहिए सुंदर राइटिंग के साथ। जितना अच्छा से आप लिखोगे पॉइंट डाल के, हेडिंग डाल के, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, लिखावट पे ध्यान रखना है। और बाकी जो है पेज कम से कम 2 नंबर का हो, 5 लाइन हो जाए, ये ध्यान रखना। 2 नंबर 3 नंबर का 5 से 10 लाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 नंबर का हमेशा याद रखना, एक पेज में आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इतना ही आपको बताएंगे। बाकी आप सभी को पता ही है, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके अनुसार से आपको ज़्यादा मेहनत करना है। अच्छे अंक लाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आज की, हम पहला सवाल की बात कर लेते हैं। इसका पॉलिटिकल का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो ज़रूर वीडियो के नीचे एक कमेंट करें, और उसका हम पूरा का पूरा जो है जवाब देने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। वही बात कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं हूबहू, तो क्या करना है, वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया गया है, सारे मतलब कि क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड करना। या तो आप जो है इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन करके टेलीग्राम में यह क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, मैट्रिक का भी है, 10th का भी है, और 12वीं का भी है। दोनों का आप चुन के वहाँ से पढ़ के आपको डाउनलोड करना है। हूबहू आप हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, लेकिन उसमें इसी तरह का आएगा बिना सॉल्यूशन का। अगर वीडियो देख लेते हैं पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज को क्या करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बात करें 54 और 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया, लेकिन इसमें जो है 54 55 में वर्णित है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति क्या होता है, भारत के प्रथम नागरिक होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये याद रखना, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करें भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित रहता है, और कम कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित रहता है देश का। और राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहता है। और देश का जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कहे तो प्रधानमंत्री में होता है, और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में होता है। ये याद रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 साल उम्र होना चाहिए। PM और CM बनने के लिए उम्र की भी बात करें तो दोनों के लिए कितना होना चाहिए, 25 साल ही होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट और
उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट दोनों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का मेंबर बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, ये याद रखना है, 30 ईयर उम्र होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारी उम्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सके क्वेश्चन में आगे में हो जाए और भी अच्छी बात है। तो चलिए हम बात करते हैं अब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संवैधानिक स्थिति की बात करें तो ये शासन का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान करें, कार्यपाल का शक्ति इसी में निहित होते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला यानी कि बात करें तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, और यह जो है कैबिनेट के बहुमत दल का नेता भी होते हैं प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकती है। पूरे देश में संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, आपको बता दिए। भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल वर्णित है। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। एक हो जाता है, देखिए 3 प्रकार के हम बता रहे हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाता है राष्ट्रीय 352 के तहत राष्ट्रपति ही लगाता है, ये ध्यान, आर्टिकल 352 के तहत। वही बात करते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगता है, प्रेसिडेंट शासन जो लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो लगता है 360 के तहत जो है वित्तीय आपात का लगाया जाता है। इन तीनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति देशव्यापी संकटकालीन घोषणा करती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देशव्यापी संकटकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करती है। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रपति राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्य को मनोनीत करता है। वहीं पूछे लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 2 सदस्य को, ये याद रखना है। वहीं बात करते हैं राज्य के शासन के में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो राज्यपाल को कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 6 महीने तक जो है सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का उसे सदस्यता लेना जरूरी होता है, या विधानसभा का यानी कि लोकसभा का सदस्य बन जाए, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से 2 में से किसी सदस्य का इसको सदस्य बनना जरूरी होता है, अन्यथा ये पद से हटा दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी तुरंत चर्चा की है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। 3 आपातकाल है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन 56 है। बात करते हैं कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री होता है। इसी में राज्य का कार्यपालिका शक्ति भी निहित रहता है, ये ध्यान रखना। देश का राज्य कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री होता है। बात करते हैं कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो सांसद ला सकता है, किसी भी सदन में ला सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत ला सकता है ये आपको बताना है। तो ये ध्यान रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत जो है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। और राष्ट्रपति का क्षमादान की बात करें तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान वर्णित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो ये लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा को निचला सदन यानी कि निम्न सदन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट को, राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति पूछे, या मुख्यमंत्री पूछे, या प्रधानमंत्री पूछे, इन सभी को जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे देश में लगभग 5 वर्ष का ही कार्यकाल सबका होता है, ये ध्यान रखना है। 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है, विधान परिषद का होता है, और राज्यसभा का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इन दोनों का होता है 6 यार, ये ध्यान रखना है। बाकी सबका 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के अनुसार कौन करता है,
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो ये कौन करता है, ये तो ऑप्शन नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन इसमें कोई नहीं आंसर दिया हुआ है सही, ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से अगर हम बात करते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और केंद्र में बात करें तो प्रधानमंत्री के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना है। केंद्र का बात करें प्रधानमंत्री, राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री। राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं, ये ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 127 के तहत जारी करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे या अध्यक्ष पूछे, ये ध्यान रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये ध्यान रखना है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता। इसी समय जो हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष यही था, ये ध्यान रखना। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा का कितनी समितियां गठित की थी, कुल 13 समितियां गठित हुई थी, ये ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट की, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं किस मामले में कहा था, तो ये बेरुबारी मामले केस में कहा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट की, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश के संविधान से भारत से ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और कनाडा के संविधान से संज्ञा शक्ति लिया गया था, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करें न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया था अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। और बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुआ था, संघात्मक शासन की स्थापना की बात करें सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कनाडा देश में। कहाँ पे, कनाडा में, ये याद रखना है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक यानी कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य जो था ये कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। अब बात करें राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है, किस देश के संविधान, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है, मतलब संकटकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं, किस देश के संविधान से लिया गया था राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति, तो बात करते हैं यह लिया गया था जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया था, जर्मनी के, ये याद रखना है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूची की बात करें तो कितने थे, अनुसूची बात करें तो 8 ही थे पहले। और भाग जो था, भाग 22 हुआ करता था पहले इतना ही था, लेकिन अनुसूची सिर्फ 8 था। लेकिन वर्तमान में क्या है, अनुच्छेद 395 है और भाग भी 22 है, लेकिन अनुसूची की संख्या कितना हो गया है, 8 से बढ़कर 12 हो गया है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया, विदेशी संबंध, रेल, डाक, तार, विदेश जो है ये सब संघ सूची का विषय, किसका, रेल, डाक, तार, विषय
और विदेश विषय, ये सारे के सारे संघ सूची के विषय। राज्य सूची में क्या क्या होते हैं? राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, अस्पताल, ये सारे के सारे जो है राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं, विषय कौन किसका किसका है? समवर्ती सूची में बात करते हैं, विषय होता है शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, ये सारे के सारे समवर्ती सूची का विषय है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा था? तो यह केसी व्यर ने भारत को अर्धसंघ कहा था, राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? गोस्वामी समिति की बात करें तो गठन की, तो इसका गठन की बात करें तो ये हुआ था 1990 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया 12वें किसमें? तो 12वें भाग में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्थानीय स्वशासन विषय की सूची का, अभी तुरंत हम चर्चा किए तो राज्य सूची का है। स्थानीय स्वशासन, राज्य, पुलिस, जी, ये सब राज्य सूची का विषय है। भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन होता है? तो भारत के गृह मंत्री होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ था? सिक्किम जो है 1975 में भारत के 22वां राज्य बना था, ये ध्यान रखना है। भारत का 22वां राज्य, ये ध्यान रखना है। सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, इस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य जो पृथक हुआ था, ये याद रखना है कौन कौन से। तो 3 राज्य होता, पहला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हुआ था 2000 में। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश हुआ था, एमपी से अलग हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। उसी पत्र बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड जो अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर यानी कि यूपी से अलग हुआ था। और झारखंड की बात करें तो ये अलग हुआ था किससे? झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ था। किससे? बिहार से, बी आर लिख देते हैं, बिहार से मतलब बिहार। छत्तीस उत्तर झाड़, इसका ट्रिक होता है छत्तीस उत्तर झाड़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को, याद रखना, झारखंड राज्य अलग हुआ था। और यह जो है अस्तित्व में कब आया था? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, जो कि अस्तित्व में आया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अपशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया था? संघीय ढांचे का विचार जो कनाडा से लिया गया था, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था, ये ध्यान रखना। जर्मनी से बैमर संविधान से लिया गया था, न्यायिक प्रक्रिया, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकरिया कमीशन की स्थापित किया गया था। सरकरिया कमीशन कब स्थापित किया था? तो केंद्र राज्य के बीच जो है विवाद सुलझाने के लिए सरकरिया कमीशन 1983 में गठित किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए इनमें से कौन रीट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करता है उच्चतम और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करते हैं, मौलिक रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सभी को देता है, अनुच्छेद 16 के तहत। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार 6 है, ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट कर सकती है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बात कर दिया है, तो 32 के तहत तो रीट जारी करते हैं, ये 5 प्रकार के, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 में। बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
उपाधियों का अनुमोदन करता है। उपाधियों का अंत माने कि अनुच्छेद 18 में है और 17 में छुआछूत है, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं छुआछूत। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। और बालकों को जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी को जो है बालात श्रम के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 24 में। बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए यानी कि एक ए बात करें या को कहें तो इसमें वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। तो बेगार का निषेध की बात करें तो ये किस मौलिक कर्तव्य के किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार में निषेध किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मौलिक अधिकारों को संशोधन कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात करें तो ये सक्षम कौन है। तो मौलिक अधिकार में सक्षम कौन होता है, सांसद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य तो संशोधन हो, मौलिक अधिकार संशोधन हो जाता है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं होता, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। तो न्याय योग्य नहीं माना गया किसको, राजकीय नीति निर्देशक तत्व को, ये याद रखना है। जिसमें कोई न्याय नहीं होता न बदलाव होता है, नीति निर्देशक तत्व ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार में हो जाता है लेकिन नीति निर्देशक तत्व में नहीं होता है, ये याद रखना है। मौलिक हम कर्तव्य बोले थे वो नहीं होगा, बल्कि नीति निर्देशक तत्व होगा, ये ध्यान रख रहे थे पिछले क्वेश्चन में जो बोले थे। बात करते हैं नेक्स्ट की संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अनुच्छेद 17 पहले भी बोले थे, आ गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ये ध्यान रखने हैं। संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, स्पीकर इसी को कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को ही, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक की अगर हम बात करें तो कहाँ से लाया जा सकता है, तो बात करते हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी में यानी कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन होते हैं। प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो मीरा कुमार, ये ध्यान रखना है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर प्रमाणित करता है यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बात करें लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए। तो बात करते हैं 20 सीट जो है लोकसभा का संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आता है, इतना ही सीट दिया गया है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं किस प्रधानमंत्री के समय शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था। किस प्रधानमंत्री के समय में, तो ये पास किया गया था किस प्रधानमंत्री के समय में, आप सभी को पता ही होगा अगर पढ़े होंगे ध्यान से। तो यह किया गया था राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय में। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था, ये ध्यान रखना है। किस अनुसूची संबंधित अनुसूची पूछ लेता है कभी कभी, 10वीं अनुसूची के तहत जो है सांसद या विधायक जो है दल बदल नियम किस में लागू होता है, सांसद या विधायक पर, ये ध्यान रखना है। किस 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल 1985 में लाया गया था और 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष, ये ध्यान रखना है। अब बात करें राष्ट्रपति सांसद के किस सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति सांसद के किस सदन का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें
तो 543 है, लेकिन अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 552 होता है। अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन अभी वर्तमान में 543 ही है। ये ध्यान रखना सदस्यों की संख्या। बात करें लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है और विधानसभा का विघटन राज्यपाल करता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिला है और मिला था। वही बात करते हैं बीजेपी पार्टी को 240 मिला था। कितना बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो झारखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बाकी बिहार में है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में है और किस में है, तो 6 राज्यों में कुल द्विसदनीय विधायिका है। 3 तो यहाँ हो गया, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और 3 राज्य बचा है। कौन कौन से होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना होगा, महाराष्ट्र होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, अभी थोड़ा चर्चा किया, विधानसभा पूछे कि लोकसभा पूछे, 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा की बात करें तो ये 30 वर्ष, विधान परिषद भी 30 वर्ष, 21 साल। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को 21 वर्ष उम्र कम से कम होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बात करते हैं लोकसभा के प्रति। अब बात करें किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीट आरक्षित की गई है। किस सदन के लिए अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, किस सदन की बात करें तो लोकसभा के लिए, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं। तो ये अधिक से अधिक जो है 500 स्थान हो सकते हैं, न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश यानी कि रिटायरमेंट की आयु क्या होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत में एक ही है, ये ध्यान रखें। इसके न्यायाधीशों की अवकाश यानी कि रिटायरमेंट उम्र 65 साल, और 62 साल की बात करें तो इसका उम्र कितने SC यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए रिटायर होने की उम्र 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल। बात करते हैं भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखें। संसद जो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखें। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखें 25 उच्च न्यायालय है, लेकिन 25वां उच्च न्यायालय जो है भारत का कौन सा है, तो अमरावती है। अमरावती उच्च न्यायालय जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था, ये ध्यान करें। अब बात करें प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है। तो प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है, तो किस पुस्तक में होना चाहिए, तो बात कर लेते हैं इसका जो है। तो इस हिसाब से तो कुछ ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अब क्या बात कर रहे हैं कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है, तो रिपब्लिक पुस्तक में सामाजिक संबंधों के बारे में हुआ है। तो सामाजिक संबंध के बारे में चर्चा कर रहा है, तो राइट आंसर डी होना चाहिए। लेकिन रिपब्लिक पुस्तक में ये सामाजिक संबंधों के बारे में चर्चा किया गया है प्लेटो के रिपब्लिक पुस्तक में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं। भारत में जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, कितना अभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है, CJI एक CJI है मुख्य CJI, और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है, यानी टोटल मिला के 34 है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए की अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आ गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो प्राप्त है, किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा, उच्च न्यायालय कहा गया है तो 226 के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी किया जाता है। कुल 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार की अगर हम बात करें तो कौन होता है? महान्यवादी होता है, ये ध्यान रखें। और राज्य का कानूनी सलाहकार यानी कि राज्य सरकार और राज्यपाल का कानूनी सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट, इसे याद रखना, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार जो हम बात करें तो यह किसने दिया था? तो बात कर लेते हैं बी, ए बी डाइसी ने दिया था। किसने? ए बी डाइसी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है यानी घटा बढ़ा सकता है? कौन? संसद घटा या बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे? तो पहले आरक्षित थे 2, लेकिन अब जो है इसको साफे पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है और राज्यसभा में 12 अभी भी है और पहले भी था, लेकिन वर्तमान में जो है दो जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त करते तो वो समाप्त कर दिया गया, अब नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? तो किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में? तो बात करते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद यानी कि 15 में भारतीय चुनाव आयोग का क्या क्या है चर्चा किया गया, भाग 15 में, और अनुच्छेद पूछे तो 324 में, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत के चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं? भारत के चुनाव आयोग 3 सदस्य हो गए हैं। कब से? 1989 जो है, पहले एक ही हुआ करता, तो 1989 से भारतीय चुनाव आयोग जो है 3 सदस्य की कमेटी हो गए, ध्यान रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति की बात करें तो किसे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर ए होना चाहिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह की बात करें तो निर्वाचन आयोग प्रदान करते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्णन किस में मिलता है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन 100 किसमें 324 में, अनुच्छेद 324 में मिलता है। 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? नगरीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस वायसराय की देन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड रिपन की देन है, जो कि 1882 में किया था। कब? 1882 ईस्वी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। वही बात करते हैं 93 संविधान की 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, ये याद रखना है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है पंचायतों को जो है कुल कितना किस अनुसूची में 11वें अनुसूची में शामिल किया गया था पंचायतों को, जिसमें कि कुल 29 विषय दिया गया है। 29 विषय है, पंचायती राज में 29 विषय है। और नगरीय प्रशासन की बात करें तो यह 74वां संविधान संशोधन है, 1994 है, ठीक है, 1994 है। और जिसमें कि 11 के क है, और इसमें 11 यानी कि 11 के क है, यानी कि 11 नहीं 12 है, ये ध्यान रखना है। जिसमें कि कुल 18 विषय शामिल किया गया है नगर परिषद में, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पंचायती राज दिवस, ये भी आ गया, देखो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला है?
तो किस संशोधन से 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है, ये याद रखना है। यह 74वां 1900 किस में लागू हुआ था, 1994 में, और 73वां 1993 में, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, याद रखना। ताशकंद 66 में, शिमला समझौता 1972 में, पंचशील समझौता 1954 में और शिमला सम्मेलन 1945 में। ये सारे के सारे चारों डेट आपको याद रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है एग्जाम में, या शिमला ताशकंद 66 पूछ ले, या शिमला समझौता 72 में हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में, 1945 की बात करें तो यह होता शिमला सम्मेलन, ये याद रखना है। अब बात करते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क की अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो सी हो जाएगा, काठमांडू में। स्थापना 1985 में हुआ था। सदस्य देश की संख्या कुल 8 है। बात करते हैं नेक्स्ट की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ था, याद है इसको 1961 में किया गया था। और कब हुआ था, तो पहला सम्मेलन की बात करते हैं, इसका नाम का जो है NANM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे, बेलग्रेड, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। यह पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में ही हुआ था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा की बात करें तो यह जो है भारत का ही एक आतंकवादी संगठन है, याद रखना है, जो कि पूर्वोत्तर भारत जैसे कि असम हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, कुछ इस तरह के राज्यों में जो है ये फैला हुआ है, यानी कि सक्रिय है, ये ध्यान रखना, उल्फा संगठन याद रखना है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें कुल 6 अंग है। कितना, 6 अंग। कौन कौन सा 6 अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा राष्ट्रीय सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज का अंतिम यानी कि लास्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। भारत भी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का सदस्य बन चुका था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे चल रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नक्सलवाद अवसर की समानता, ये क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, फिर इसका आंसर हम दिखाएंगे 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन दिखाएंगे इसका आंसर। अभी आपको देख लेना क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रवाद है तीसरा, सबका नंबर वाइज हम क्वेश्चन जो है लिख दिए हैं, उसका नंबर वाइज हम आंसर भी दिखाते जाएंगे, आपको नोट कर लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है। भारतीय राष्ट्र ये जो है सबका क्वेश्चन 9, 10, 11 हो गया, 12, 13, 14, ये 17 हो गया, 17, 18, 19, 20। अब क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, ये हो गया 25 तक क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं 25, ये क्वेश्चन हुआ 29 तक, ये क्वेश्चन हुआ 2 नंबर तक का। अब जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका हम आंसर को दिखा रहे हैं।